Hey, hello everyone. Welcome to the study topic, and today's topic is accounting principles and concepts. So in this video we are going to cover three principles, which is first is materiality principle, second is prudence or conservatism principle, third is cost concept and historical cost principle. So let's begin with the first principle, materiality principle. So materiality principle refers to the relative importance of an item or an event. Whether an item is material or not shall depend on its nature and amount. It means that is a matter of exercising judgment to decide which item is material and which is not. And only those items should be disclosed that have significant effect or relevant to the users. Simply it means you have to disclose only those items which are material to the company and which influences the decision of their investors or potential investors. So यहाँ पे हमने सिर्फ वही चीज़ें सिंपली समझते हैं, हमें यहाँ पे वही आइटम्स और इवेंट्स को डिस्क्लोज करना है जो कि मटेरियल है, उनका जो नेचर है वो मटेरियल है नेचर. अब ये मटेरियल क्या है? मटेरियल इज समथिंग आपके बिजनेस के लिए वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. एक ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा नेचर जो आपके इन्वेस्टर्स को, आपकी कंपनी को इफेक्ट करता है. तो अब ये कैसे होगा, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका ईयरली नेट इनकम उसकी 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है, एंड दे इनकर्स अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ ₹10,000. सो अगर हम यहाँ पे इनकम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को देखते हैं तो विच इज़ इक्वल टू 1%, मीन्स 10 लाख का 10,000 1% होता है, जो कि मटीरियल नहीं है. कंपनी के लिए कोई मटीरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही उसके यूजर्स के लिए, बिकॉज एज सच ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंस, ये इंफॉर्मेशन, ये जो इवेंट है, आपकी 10,000 का लॉस, 10 लाख रुपीज़ की जो इनकम है, 1% का लॉस आपकी कंपनी को एज सच ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं करती है, ना आपकी कंपनी को इफेक्ट करेगी, ना ही आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को इफेक्ट करेगी. सो फॉर दिस कंपनी दिस 1% लॉस इज इमटेरियल. बट if you continue the same amount of loss, which is 10,000, and the yearly income of any company is 50,000 rupees, so अब यहाँ पे क्या हुआ, जब आपकी 50,000 रुपीज़ की नेट इनकम है एंड you're incurring 20% of loss, means 10,000 का लॉस हो रहा है, it means it is a material information. तब ये 20% का लॉस आपकी कंपनी के लिए भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, एज वेल एज आपके इन्वेस्टर्स के लिए भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, विच यू हैव टू डिस्क्लोज दिस. 20% की जो लॉस अमाउंट है, यू हैव टू डिस्क्लोज इट, बिकॉज ये 20% बिग अमाउंट है, ये आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि ये मटेरियल इन नेचर है. ये जो 20% का अमाउंट है, जो 10,000 रुपीज़ है, जो आपकी नेट इनकम का है 20%, वो आपकी कंपनी के लिए मटेरियल इन्फॉर्मेशन हो गई, वो आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी टू दी अकाउंटिंग यूजर्स. जो आपके अकाउंटिंग यूजर्स हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि 20% का आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ है. सो सिंपली कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इवेंट, कोई भी आइटम, वो तब मटेरियल है जब आपकी कंपनी के लिए या उसके इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है. तो दिस इज ऑल materiality principle. Let's continue the second principle, which is prudence or conservatism principle. So in this principle, do not anticipate a profit but provides for all possible losses. ये एक फ्रेज है, जिस फ्रेज के नाम से ही ये प्रिंसिपल काफ़ी फेमस है. Do not anticipate a profit but provide for all possible losses. This principle is, this application of this concept ensures that the financial statement present a realistic picture of the state of affairs of the enterprise and do not paint a better picture what actually is. जो है हमें सिर्फ वही दिखाना है, what our company is going through, हमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, वही चीज़ें हमें बतानी है टू दी एंड यूज़र और टू दी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन.
conservatism does not record anticipated revenues but provides all anticipated expenses and losses. It may overstate liabilities. यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है वो एक चीज़ फॉलो करता है कि वी आर नॉट रिकॉर्डिंग आर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स. अगर हमें इन फ्यूचर कोई प्रॉफिट होने वाला है हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट हमें कोई डाउट है कि हमें कोई इन फ्यूचर लॉस हो जाता है तो उसके लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं, हम उसको रिकॉर्ड, हम अपने लॉसेस के लिए बैकअप प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो अब वो बैकअप्स क्या होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ ओल्ड क्लोजिंग स्टॉक एट लोअर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स. ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं इन इस प्रिंसिपल का, जो कि ये बता रही हैं हम यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों को ही एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो कि हमारे लिए इन फ्यूचर लॉसेस हो सकते हैं. हम फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं बट फ्यूचर के रेवेन्यूज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करते. हम उनके लिए हम लॉसेस के लिए बैकअप्स प्रिपेयर करते हैं बट रेवेन्यूज़ के लिए ऐसा जैसा कोई बैकअप नहीं होता है. हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू यहाँ पे हम एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए प्रोविजंस बनाते हैं. सो सिंपली दिस कंजर्व करते हैं फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो हमारे फ्यूचर में होने वाले हैं उनके लिए कंजर्व करते हैं, अपने फंड्स को प्रोविजंस मेंटेन करते हैं. दिस इज ऑल. सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. So, cost concept or historical cost concept. An asset is recorded in the books of account at the price paid to acquire it, and the cost is the basis for all subsequent accounting of the assets. So, this cost concept states that आप जब भी assets purchase करते हो तो जो उसकी purchasing value होती है टिल इंस्टॉलेशन, जब तक कि आप उसको इंस्टॉल नहीं करवा लेते उस तक जितनी भी कॉस्ट इनकर होती है उस असेट को इंस्टॉल करने में वही उसकी कॉस्ट होती है और उसी कॉस्ट के बिहाफ पे ही हम अपनी अकाउंटिंग को कंटिन्यू करते हैं. वेदर हमने 5 साल पहले एक मशीन खरीदी है, उसका प्राइस से लेट्स टेक 5 लाख रुपीस था और अभी उसकी जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है आफ्टर 5 years वो 20 लाख भी हो, इट डजंट मैटर टू अस. हमने उस मशीन की जो वैल्यू है वो 5 लाख से ही हम उसकी मशीन को अकाउंटिंग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे, ना कि 20 लाख से, बिकॉज मार्केट वैल्यू का हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, नाम से ही समझ में आता है. हिस्टोरिकल मतलब पुरानी जो कॉस्ट है, ठीक है, जिस टाइम पे आपने परचेज किया था उस असेट को अक्वायर करने के लिए जो भी अमाउंट आपने पे की थी आप उसी अमाउंट के बिहाफ पे ही अपनी पूरी अकाउंटिंग करोगे. ठीक है, वहाँ पे आपको कोई भी मार्केटिंग वैल्यू या जो भी उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना है. आपने सिर्फ वही वाली हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे आपको ये बोल रहे हैं कि जिस प्राइस पे, जिस अमाउंट पे आपने उस असेट को अक्वायर किया था उसी सेम प्राइस पे ही आप सेम अमाउंट की वैल्यूज़ को ही आप अकाउंटिंग या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करोगे. ठीक है, let's understand with an example, which is an asset is purchased for 4 lakh rupees and at the time of preparing the final accounts, means आपने समझ लीजिए आपने जनवरी में एक मशीन खरीदी है 4 लाख रुपीस की और जब आप अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए आप दिसंबर में अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू जो हो गई है 7 लाख रुपीज़ हो गई. अब क्या है, मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. जैसे मैंने दोनों का एग्जाम्पल लिया, अगर 2 लाख रुपीज़ हो गई 4 लाख से, 4 लाख की आपने मशीन खरीदी थी और उसकी मार्केट वैल्यू इन दिसंबर 2 लाख रुपीज़ हो गई या मार्केट वैल्यू उसकी इंक्रीज होकर 7 लाख रुपीज़ हो गई, इट डजेंट मैटर टू यू. आप जब अपनी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो आप जो एंट्री करोगे वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपीज़ से करोगे. वो ही कॉस्ट लिखोगे, वही अमाउंट लिखोगे जो आपने एक्विजिशन के टाइम पे की थी. मतलब जब आपने एक्वायर किया था असेट उस टाइम पे जो अमाउंट आपकी थी वही अमाउंट आप अपने फाइनल अकाउंट्स में भी एंटर करोगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. आई होप आपको ये तीनों प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज सो ड्रॉप डाउन योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू. Hey, hello everyone. Welcome.